diameter of human eye lens is 2 millimeter. What is the minimum distance between 2 points to resolve them? मैंने क्लास में पढ़ाया था कि अगर आप दो पॉइंट मतलब O1 एंड O2 को रिजॉल्व करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो उनके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए जिसे मेरा इंस्ट्रूमेंट सेपरेट कर सके। अब इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, टेलीस्कोप भी हो सकता है, और हमारी ह्यूमन आई भी हो सकती है। ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और ह्यूमन आई, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट चीजों को रिजॉल्व करे, सेपरेट आउट करे, तो अवेलेबल आरपी, जो उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर अवेलेबल है, वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए रिक्वायर्ड आरपी के। ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई। अब टेलीस्कोप का और ह्यूमन आई का अवेलेबल आरपी होता है d डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा। ह्यूमन आई में है डायमीटर ऑफ आई लेंगे, टेलीस्कोप में डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंगे। फॉर्मूला सेम होता है टेलीस्कोप का ह्यूमन आई का। 1.22 मैंने आपसे कहा था कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं, वो हम आंसर के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड आरपी बताया था मैंने, क्या होता है रिक्वायर्ड आरपी? होता है R अपॉन डी, टेलीस्कोप में और ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई का फॉर्मूला टेलीस्कोप से मैच करता है, माइक्रोस्कोप में अलग होता है। माइक्रोस्कोप में अवेलेबल आरपी भी अलग होता है और रिक्वायर्ड आरपी भी अलग होता है, वो अलग है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। हाँ, तो डी को दिल ले जाओ, बाकी सबको दिल ले जाओ। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा आर बाई डी। 1.22 को मैं बाद में मल्टीप्लाई करूंगा अगर जरूरत होगी तो। क्यों? क्योंकि कभी एग्जामिनर लेता कभी नहीं लेता है। जैसे ये क्वेश्चन 2002 में आया है, शायद यहां नहीं लिया था उसने, और ये क्वेश्चन 2007 या 6 में आया था तब लिया था उसने। तो एग्जामिनर कभी लेता कभी नहीं लेता, इसलिए देखेंगे आंसर के अकॉर्डिंग लेना नहीं लेना है। 1.22 इंटू लैम्डा क्या है? वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। आर क्या होता है? ऑब्जेक्ट से आइज का या इंस्ट्रूमेंट का डिस्टेंस। उसमें लिखा है ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है, तो आपकी आइज से ऑब्जेक्ट 50 मीटर की दूरी पे है। कैपिटल डी ये क्या है? आई है तो डायमीटर ऑफ आई होगा, अगर टेलीस्कोप है तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा। ये तो ह्यूमन आई है, हाँ, तो उसका डायमीटर लो 2 मिलीमीटर। इतना चेक कर लो सही से, अच्छी तरह देख लो। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज 2 मिलीमीटर। What will be the minimum distance between 2 points to resolve them which are situated at a distance 50 meter from eye? The wavelength of light is 5000 angstrom. दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बताओ, वो डिस्टेंस बताओ ताकि मेरी आईज उनको रिजॉल्व कर सके, सेपरेट आउट कर सके, मतलब मेरी आईज उनको अलग अलग देखे, मुझे लगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो हैं एक नहीं है। ठीक है, इस तरह से। ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में कराए भी हैं। अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। देखो यहां पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी d ग्रेटर इक्वल्स टू 1.22 इंटू, पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। 5 इंटू 5 25/2 कितना आएगा? 12.5। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लूं फिर पावर निकालूंगा। अब पावर निकालते हैं। देखो ये 3 जीरो हैं और एक वो जीरो हो गया, कितना हो गया? चलो 1 0 3 0 4 जीरो हो गए। 10 की पावर 4 और 10 की पावर -10 कितना होगा? 10 की पावर -6। नीचे 10 की पावर -3 से कैंसिल होगा तो खाली 10 की पावर -3 बचेगा बस। ये किस में आएगा? मीटर में। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.25 सेंटीमीटर। मैं एक डेसिमल इधर ले जाऊं तो वो 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2 से वो सेंटीमीटर बन जाएगा। अब क्या तो आंसर ये होगा या दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आंसर जो आएगा 1.4 के आसपास आएगा। अब ये देख लेता हूं 1.25 है
तो उसे टिक कर दूंगा, नहीं तो इससे मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। 1.25 है, हो सकता है वो वाला भी हो, नहीं है। 1.25 को 1.22 से करो, 1.4 आता है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब उसने 1.22 नहीं लिया। मैंने पहले कह दिया था, पहले नहीं लिया था। मगर नीट में ही अगर आप 2006 या 7 का क्वेश्चन देखो तब उसने लिया था। मतलब 1.22 कभी लेता है एग्जाम में, कभी नहीं लेता, तो आप उसे अलग रखा करो। एट द एंड हम डिसाइड करेंगे लेना नहीं लेना है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि ये वाला आंसर मैच कर गया तो इसे छोड़ दो, नहीं कर रहा तो 1.22 से और कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An equiconvex lens is cut into two half along x o x dash। पहले आपने लेंस को दो हाफ में तोड़ा है इस लाइन से, आधा ऊपर चला गया आधा नीचे चला गया, ऐसे ये लेंस ऐसे हो गया भाई, ए ऐसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको क्लास में बताया था, ऐसे कट करने से लेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी पावर p है तो इनकी पावर भी p होगी, अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इनकी भी f होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है, उसके बाद हमने तोड़ा है y o y डैश, ऐसे तोड़ा है, ऐसे तोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। हाँ, ऐसे तोड़ने से इसकी पावर और फोकल लेंथ बदल जाती है। पावर कितनी हो जाती है, वैसे तो लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, मगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड से एक जैसा, तो फिर तो हाफ हाफ हो जाएगी पावर। काम पावर में करते हैं, फोकल लेंथ में नहीं। इसकी पावर p है तो इसकी पावर p/2 हो जाएगी, और फोकल लेंथ अब देखो, काम पावर में क्या करो, किसी चीज को मर्ज करना हो या तोड़ना हो, पावर में काम करो, फिर उसे कन्वर्ट कर दो। अब पावर 1 फोकल लेंथ होती है, पावर हाफ हो गई है तो फोकल लेंथ डबल हो गई होगी। तो वैसे तोड़ोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्लास में पढ़ाया था। ऐसे तोड़ोगे पावर हाफ हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अच्छा, पावर हाफ हाफ इसलिए ली है क्योंकि वो दोनों साइड से एक जैसा था, ठीक। अब क्या बोलता है, लेट f dash and f double dash be the focal length of complete lens। complete lens की f है, of each half in first case, वो भी f है, वो f dash है, and each half in case third f double dash। उसने इसको f बोला है, मैंने भी f बोला है, इसको f dash बोला है, वो f ही है, और उसको f double dash बोला, वो 2f हो गया, ठीक है। क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए। देखो भाई, जो f डैश है वो तो f ही है, क्योंकि उस तरह से तोड़ने से फोकल लेंथ नहीं बदलती। हाँ, जो f डबल डैश है वो 2f हो गया है। तो अब चेक कर लीजिए, कोई आंसर मिलता हो तो आप उसे टिक कर देना, चेक कर लीजिए। द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट ए वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं O1 एंड O2, जिनके बीच में गैप d है, और वो मेरे इंस्ट्रूमेंट से r डिस्टेंस पर है, तो जो एंगुलर रिजोल्यूशन होता है वो होता है थीटा। एंगुलर रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर को नहीं बोलते, रिजॉल्विंग पावर अलग है, एंगुलर रिजोल्यूशन अलग है। एंगुलर रिजोल्यूशन होता है थीटा, इसे बोलते हैं। और थीटा किसके बराबर है, d/r। वो मैंने क्लास में पढ़ाया था, थीटा को d/r लिख सकते हैं, और वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हालांकि ये आर्क नहीं होता है, मगर मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो उसे आर्क मान सकते हैं, वो छोटा ही होता है, तो ये चाहिए आपको। d कितना है सर, d निकालना पड़ेगा सर, इससे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ना तो उसने डी दिया है ना आर। कोई बात नहीं, ये बताओ रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है d/1.22 लैम्डा रिजॉल्विंग पावर। एक और फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, वो क्या होता है 1/थीटा। तो मैं थीटा यहां से भी तो निकाल सकता हूं, देखो यहां से भी निकाल सकता हूं, मगर ना तो मेरे पास डी है ना आर, करूंगा क्या इसका। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी, यहां से भी तो थीटा आ सकता है, कितना आएगा, यहां से आएगा 1.22 लैम्डा बाई डी।
अगेन पता नहीं 1.22 लेगा नहीं लेगा, अलग रखो। वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, और नीचे कैपिटल डी, डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहां से थीटा देखो कितना आ रहा है 5 इंटू 1.22, अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा ये 5 को 1.22 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो नियरली निकाल लो तो 6 के आसपास आएगा, इंटू 10 की पावर, 10 की पावर देखते हैं कितना आता है। ये 3 जीरो से खत्म कर देंगे, 10 की पावर -7, नीचे 10 की पावर -1 है तो 10 की पावर -6 बचेगा। ये थीटा है। उसने वैल्यू पूछी, ऑर्डर पूछा, ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं पावर को, खाली पावर पूछी है। मगर याद रखना किसी की पावर तब बताई जाती है जब वैल्यू 1 और 10 के बीच में हो, ये ध्यान रखना। हाँ तो 1 और 10 के बीच में 6 है तो ठीक है, पावर कितनी हो गई 10 की पावर -6 हो गई, तो आप इसे ये टिक कर दीजिए। ध्यान रखना किसी का ऑर्डर का मतलब खाली पावर बतानी है, मगर पावर तब बतानी है जब वैल्यू 1 और 10 के बीच में हो, ठीक है। A small coin is resting on the bottom of beaker filled with liquid. आप देख ही सकते हैं ये एक बीकर है जिसमें लिक्विड फील्ड है और ये कॉइन है, ठीक है। A ray of light from the coin travel up to the surface and move along the surface. लाइट ऐसे आई, ऐसे, और फिर ऐसे गई है। सर बाउंड्री एक्स में है तो नॉर्मल कहां होगा इसका, वाई में होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90, ठीक है। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, लाइट की लिक्विड में स्पीड पूछ रहा है। अभी बताता हूं, पहले आप स्नेल्स लॉ लगाओ यहां से यहां तक, ठीक है। सो नीचे से बाहर तक स्नेल्स लॉ लगाओ। मान लो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाहर का कितना है 1, अंदर n साइन i बराबर होगा 1 इंटू साइन 90, ठीक है। n इंटू, ये स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, जितना n साइन थीटा नीचे होगा उतना n साइन थीटा ऊपर। साइन i कैसे निकलेगा, तो मैं ज्योमेट्री लगा देता हूं। ये लाइन अगर नीचे तक ड्रॉ करो तो ये डिस्टेंस 3 दिया है, ये 4, तो ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। देखो भाई ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है ये 3 है तो पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा। और साइन आई होता है एंगल का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई कितना हो गया 3/5, 1 इंटू 1, तो यहां से n आ गया 5/3 n। अब आपको अच्छी तरह पता है किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो c/n होती है। c 3 इंटू 10 की पावर 8 है और n अभी आपने निकाला है 5/3, तो यहां से v आ गया 9/5 इंटू 10 की पावर 8, यानी कि 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिए सही से। तो लिक्विड के अंदर जो स्पीड है इसकी वो 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो अच्छी तरह, कोई डाउट हो बता दीजिए। A boy is trying to start a fire by focusing a sunlight on a piece of paper using an equiconvex lens of focal length 10 centimeter. The diameter of sun is 1.39 into 10 की पावर 9 meter and its mean distance from the earth is 1.5 into 10 की पावर 11 meter, ठीक है। What is the diameter of sun's image on the paper? देखो ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने यहां सन है जिसका डिस्टेंस दिया है r, ये इसका एक्चुअल डायमीटर है ये देखिए ये एक्चुअल सन है जिसका डायमीटर कैपिटल D है और सन का अर्थ से डिस्टेंस r है। तो आप बताओ ये जो सन है ये हमारे लेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। कैसे निकालेंगे, वो थीटा को लिख सकते हैं आर्क लेंथ अपॉन r। ये लग जाता है फ्लैट सरफेस पे भी जब ये डिस्टेंस कम हो एज कंपेयर टू r। क्या सन का डायमीटर कम है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो लग जाएगा। तो यहां से निकाल लेते हैं, डायमीटर कितना दिया 1.39 इंटू 10 की पावर 9
डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये थीटा आ गया। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक्चुअल सन हमारे लेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल सन है, ये उसका डायमीटर है, ये उसका डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ। एक्चुअल सन हमारे लेंस पे इतना एंगल सबटेंड कर रहा है। उसने क्या पूछा है? उसने जो इसकी इमेज बनेगी उसका डायमीटर पूछा है। तो वो क्यों नहीं निकाल रहे हो? फालतू की चीजें क्यों निकाल रहे हो? उसका तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, उसे क्यों निकालूंगा? मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं डायमीटर ऑफ सन्स इमेज। डायमीटर ऑफ सन्स इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एफ इंटू थीटा, वेर एफ फोकल लेंथ है और थीटा वो एंगल है जो एक्चुअल सन लेंस पे सबटेंड करता है। अब क्योंकि मेरे पास डायमीटर ऑफ सन्स इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए मैं डायमीटर निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। डायमीटर तो फॉर्मूला बता देगा ना, मगर उसके लिए थीटा चाहिए था, एक्चुअल एंगल सबटेंडेड बाय एक्चुअल सन, वो मैंने निकाल लिया है। वो आगे देखो, तो यहां पुट कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1, और थीटा 1.39 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो बेटा ये आ गया 1.39 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर -3। तो चेक कर लीजिए सही से। मेरे हिसाब से अगर इसे डिवाइड करें 1.39 डिवाइड बाय 1.5 को, तो लगभग 0.9 के आसपास आएगा, 0.9 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 1.35 जो होता है एग्जैक्टली 9 से कैंसिल हो जाता है। ये 1.35 से थोड़ा ज्यादा है, 0.9 से ज्यादा आएगा। तो नियरली जो आंसर आएगा वो ये आएगा, डायमीटर ऑफ इमेज नियरली 0.9 इंटू 10 की पावर -3, जिसको मैं नियर लिख सकता हूं 9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। चेक करके अप्रोक्सीमेट निकाल लो, बाकी चेक कर लो। ये फॉर्मूला मैंने क्लास में डिराइव करके भी दिखाया था, मगर मैंने आपसे कहा था कि आप याद कर लो। ये मिरर में भी यही लगता है, लेंस में भी लगता है। अगर ये लेंस की जगह मिरर होता तब भी यही लगता है इसके अंदर। ठीक है, इमेज मिरर बनाए या लेंस बनाए, सन का जो इमेज का डायमीटर होता है सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d। अपर्चर डायमीटर को ही बोलते हैं, साइज, अपर्चर का मतलब साइज। साइज ऑफ डायमीटर d फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। देखिए सामने से अगर हम लेंस को देखें तो सर्कुलर होता है, जिसका डायमीटर दिया है इसने d है, उसका मतलब रेडियस कितना होगा d/2, यानी कि एरिया होगा पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई d²/4। एरिया क्यों निकाला है? देखिए लेंस का एरिया जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ज्यादा एंटर करेगी। जब लाइट ज्यादा एंटर करेगी तो जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग आएगी। जो इमेज बनती है उसकी इंटेंसिटी लेंस के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इतने एरिया की जो इमेज बनी उसकी इंटेंसिटी आई है। अब आगे लिखते हैं, aperture of diameter d/2 in the central region is covered by black paper। अब आपने क्या गंदी हरकत की, आपने जो लेंस का सेंट्रल पोर्शन था उसको आपने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इतने रीजन को। कितना डायमीटर? d/2, यानी कि रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया d/4। इतने रीजन को आपने ब्लॉक कर दिया, तो अब इस रीजन से लाइट जा ही नहीं पाएगी, ब्लैक कलर में लाइट नहीं घुस पाती। तो बताओ कितना एरिया ब्लॉक कर दिया आपने। आपने जो एरिया ब्लॉक किया है वो कितना किया है, वो किया है पाई d/4 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई d²/16। इतना एरिया आपने ब्लॉक कर दिया, और वो एरिया पहले वाले एरिया का 1/4 है, यानी कि आपने 1/4 एरिया ब्लॉक कर दिया। अब बताओ जितना एरिया पहले था अब उसमें से 1/4 ब्लॉक हो गया, तो मुझे बताओ अब एरिया बचा कितना है, रिमेनिंग एरिया कितना बचा है जिससे लाइट एंटर होगी। अब सर ए में से आपने a/4 तो ब्लॉक कर दिया, तो 3/4 एरिया बचा है जिससे अभी भी लाइट जा रही होगी।
अब सिंस पहले लाइट ए एरिया से जा रही थी, अब 3/4 एरिया से जाएगी, तो क्योंकि लाइट अब कम पोर्शन से जाएगी तो अब इमेज की इंटेंसिटी भी कम बनेगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो एरिया ऑफ लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ लेंस की। अब क्योंकि एरिया 3/4 हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई 3/4 भाई एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो I1 बाई I2 को क्या लिख सकता हूं A1 बाई A2। पहले इंटेंसिटी I थी, अब I2 है। पहले एरिया अब था, अब 3A बाई 4 है। तो आप देखो अब इंटेंसिटी कितनी हो गई 3I बाई 4। तो जो इंटेंसिटी पहले आई थी अब 3/4 हो गई इंटेंसिटी। और फोकल लेंथ का एरिया से कोई मतलब नहीं होता। फोकल लेंथ तो लेंस मेकर फॉर्मूले से निकलता है और उसमें एरिया ऑफ लेंस इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी, सिर्फ इंटेंसिटी बदलेगी। तो फोकल लेंथ वही रहेगी, इंटेंसिटी आई से क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। चेक कर लीजिए। ए कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग बीम वो होती है जो जिसका गैप धीरे धीरे कम होता है, ये ऐसी। ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। आपने ये रेस कहां डाली है डाइवर्जिंग लेंस पे डाली है। हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट 15 सेंटीमीटर। देखो लेंस से पास होने के बाद ये जो रेज मिलती हैं ये लेंस से 15 सेंटीमीटर में मिलती हैं। इसका क्या मतलब है, देखो लेंस पास करने के बाद इमेज बनती है। जब हम किसी चीज को डायरेक्ट देखते हैं विदाउट लेंस तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को लेंस के थ्रू देखते हैं तो लाइट जब लेंस को क्रॉस करके आती है तो वो इमेज बनाती है। तो इमेज बनी होगी ये, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है। आगे लिखा है इफ द लेंस इज रिमूव्ड द पॉइंट वेयर द रेज मीट विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर। कहता अगर इसमें लेंस को हटा दूं तो रेज जो मिलेंगी वो 5 सेंटीमीटर पहले से नजदीक मिलेगी। पहले 15 पे मिल रही थी, अब 10 पे मिल जाएंगी। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों, अब लेंस हट गया ना, तो लेंस हटने के बाद अब आप डायरेक्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। देखो अगर मैं चश्मा उतार के देखूं तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखूंगा, लेकिन चश्मा लगाने के बाद बेटा होता क्या है, अब लाइट मेरे लेंस के थ्रू पास होके आएगी और लेंस उसको बेंड करेगा। तो अब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखूंगा, उसकी इमेज को देखूंगा। अब मैं क्या देखूंगा, अब लगाने के बाद अब मैं चीजें जो देख रहा हूं, मैं चीजें नहीं देख रहा हूं, उनकी इमेज को देख रहा हूं जो इसने बनाई है। तो अगर लेंस हटा दिया तो अब आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। कहां पर, उसने कहा है 5 सेंटीमीटर क्लोजर, तो पहले 15 सेंटीमीटर में इंटरसेक्ट हो रही थी, अब 5 पहले इंटरसेक्ट हो जाएंगे यानी कि 10 पर। क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो आपको पता है लाइट कहां जा रही है, राइट में, राइट प्लस और लेफ्ट माइनस। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v कितना +15 राइट है ना, u कितना +10। तो यहां से f देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आएगा 150 माइनस 5, तो ये -30 सेंटीमीटर आ गया है। डी ऑप्शन आ गया, चेक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में 2 कराए हैं, एक मिरर में और एक लेंस के अंदर, ठीक है, चेक कर लीजिए। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, ये मैंने बताया था आपको। जब रेज कन्वर्ज होती भी आती हैं तो जहां वो कन्वर्ज होती हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास में।